नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल। जिस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। आम बजट पेश किया जाएगा। 11 बजे का वक्त तय हुआ है और 11 बजे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। तो यह सबसे बड़ी खबर, और इसी के साथ हम आपको लगातार यह बता रहे हैं कि आज आम लोगों के लिए खास दिन होने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। वित्त मंत्री ने उम्मीदों का पिटारा उन्हें दिखाया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा और उसी के साथ इस पिटारे से निकलकर क्या कुछ सामने आता है, इसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस बीच मुलाकात कर ली है। अपने ऑफिस कार्यालय यानी वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को भी उम्मीदों का यह पिटारा, जिसे आम बजट कहते हैं, वह दिखाया है। बजट पेश करने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी। आम बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, इस बजट के क्या मायने हो सकते हैं, इस बजट से किसको फायदा होगा, इस बजट में किसके लिए क्या कुछ छुपा है, ये सब कुछ निकलकर धीरे धीरे सामने आ जाएगा। और लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं आम बजट को लेकर के, और इस आम बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पहले से ही शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, और हम हमारे साथ राजीव रंजन सर भी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। आप दोनों खास मेहमान का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अब देखिए शैलेंद्र साहब, अब ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर पवन साहब से, और डॉक्टर पवन साहब ने उस बात को हाईलाइट किया जब हम बात कर रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, हम बात कर रहे थे सपनों की, हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो अब इस पेशे को छोड़ने पर विवश होते जा रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, भूख का सवाल है। और इसीलिए मैं सबसे पहले एक बार फिर से शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। शैलेंद्र साहब, आपको लगता है कि जो इंडस्ट्रीज अब ऑलमोस्ट दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, अभी कहीं अतीत के पन्नों में ना दर्ज हो जाए, क्या इसको रिवाइव करने के लिए कुछ सोच है, कुछ मंशा है, और क्या आपको लगता है कि इन्हें रिवाइव करना चाहिए, या विकसित भारत की होड़ में ये पीछे छूटते चले जाएंगे? शैलेंद्र साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक योजना शुरू की थी जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हूबहू उसको अडॉप्ट किया। और जब एक 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की धारणा थी या किसी जिले की एक जो वहाँ की बेहतरीन प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करते हैं, तो जैसे उन्होंने बड़ा हास्यास्पद से कहा कि रामपुर का छुरा गायब हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि न छुरा गायब होगा न आंवला गायब होगा। प्रतापगढ़ का आंवला उतनी तेजी से दुनिया में स्थान बना रहा है जितनी तेजी से कभी अमेरिकी जींस बना रहा था। तो आप चाहे साउथ ले, साउथ का डोसा बड़ा जो आज पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उतने चाव से लोग अमेरिका में खाते हैं, उतने चाव से यूरोप में खाते हैं, तो वो भी एक विश्वव्यापी के रूप में शक्ल ले रहा है। आज अचार की बात करते हैं, तो अचार इंडस्ट्री के रूप में अगर लखनऊ को याद किया जाता है, मसाले को अगर केरल के रूप में लिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की चिंता तो होनी चाहिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री विलुप्त न हो, लेकिन हमको लगता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तहत उन चुनौतियों को उनको बताना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए कि किस तरह से ग्लोबल चुनौतियों को हम कैसे उसको अडॉप्ट करें और उसमें उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रस्तुत कर पाए। आज निश्चित रूप से बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो खाने पीने की, अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें, पहनने इंडस्ट्री की बात करें, तो जिस तरह से ग्लोबल इंटरेक्शन हुआ है, तो कुछ नई चीजें तो आएंगी, लेकिन कुछ पुरानी चीजें जो है उस जगह छोड़ेगी। अदरवाइज उनको अपनी गुणवत्ता में विशेष ध्यान देना होगा, तभी विश्व बाजार में, भारतीय बाजार में जगह बना पाएंगे। नहीं, वो तो बात आपने शैलेंद्र साहब ठीक कही, लेकिन हम जब बात आई सस्टेनेंस की, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी निकल कर आया था कि क्या परंपरागत तरीके से अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी।
आमतौर पर यह देखा जाता था कि जिस परिवार के लोग यह काम कर रहे हैं कमोवेश उनकी पीढ़ियां उसी काम को कंटिन्यू करती थी। अब ये ट्रेंड कहीं क्या ब्रेक हो रहा है, जिस ओर डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब नई पीढ़ी उस काम को नहीं कंटिन्यू करना चाहती है, यह सोचते हुए कि यह काम अब उनके लिए मुफीद नहीं है, इस काम में अब आगे की राह में काफी अड़चने आने वाली है। तो क्या एक बार उन्हें प्रोत्साहित करने, उस मोमेंटम को फिर से जगाने, बरकरार करने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई, जो गुणवत्ता जिस ओर आपने इशारा किया उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चीजें अगर अच्छी चल रही है तो चलाएंगे? जिस व्यापार की बात करते हैं, व्यापार के कई तरीके होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना। हाँ। अब कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट के चक्कर पे आप गुणवत्ता से जो है आप समझौता कर बैठते हैं। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक तो अच्छी चलती है, लेकिन जब आपसे बेहतर प्रोडक्ट आ जाता है तो लोग उसको लेते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, निश्चित रूप से जो परंपरागत इंडस्ट्री हमारी, और साइक्लिक ऑर्डर भी होता है। जिस तरह से 90s के दौर पे या 2010 तक के दौर पे अमेरिकी जीन्स, अमेरिकी प्रोडक्ट, यूरोपियन प्रोडक्ट जो चाव था वो घटता जा रहा। अब मेड इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं लोग। अगर व्हीकल सेक्टर पे चले जाए तो जिस तरह से टाटा ने जगह बनाई, महिंद्रा ने जगह बनाई, मारुति ने जगह बनाई, तो उससे पूरा व्हीकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया हद पर है। जिस तरह से इतना बड़ा भारतीय बाजार जो है, जो कभी कह सकते हैं कि हुंडई के कब्जे में था, कभी कह सकते हैं कि बहुत सारी अमेरिकी या यूरोपियन जो कारें थी या साउथ कोरियन कारें थी, आज उससे भारत के लोग टकरा रहे हैं, भारत के लोग उनसे बेहतर प्रौद्योगिकी दे रहे हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे कि मैं एक उदाहरण देता हूं प्रतापगढ़ का, विटामिन सी का सोर्स आप सबसे पहले सुनते थे कि ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, आज आंवले से लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, नींबू पानी से रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब कि परंपरागत चीजें जो हैं उनको प्रोत्साहन तो मिलेगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो खादी को जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, आज मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर लास्ट न्यूज याद करे, डोनाल्ड ट्रंप जब मोदी मीट हुई थी कौन से स्क्वायर पे, जो अमेरिकन शहर था, उसमें उन्होंने खादी पहन रखी थी। तो खादी तो एक भारतीय प्रोडक्ट है। खादी को लोगों ने बड़े 90s के दौर पे बड़ा पिछड़ा माना था। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। और खादी के ऊपर आपने एम्फेसाइज किया तो यही है कि भी खादी सरीखे किस्मत सबकी हो जाए, मतलब ये कहने का ये मतलब है, और उसी मतलब के हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, हम इंडस्ट्रीज की बात तो कर ही रहे थे, कई सारी हम बात की, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी साहब का वो छोटा सा संबोधन याद आता है जो उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत के पहले बात की थी। मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी, महिलाओं के विकास के बारे में उल्लेख उन्होंने किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर, ये दो खास सेगमेंट, मध्यम वर्ग और महिलाएं, उसी में समाहित महिलाएं भी, क्या इस बार आशातीत नजरों से इस आम बजट को देखेंगी, या फिर एक बार फिर से वही पुरानी राह, महंगाई के ऊपर वो प्रहार और इन सारी चीजों के इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगी? कितने ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, यही सवाल है राजीव रंजन से। जिस तरीके से अगर पिछले कई वर्षों को देखा जाए, हालांकि मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने कई बार कुछ अप्रत्याशित निर्णय भी लिए हैं, और जिस तरीके से आम जनता यही चाहती है, खास करके नौकरी पेशा वाले लोग चाहते हैं कि इस साल सरकार उन्हें टैक्स रिलीफ क्या देती है। निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर सरकार काफी फोकस है। अगर देखा जाए कि गणतंत्र दिवस परेड को भी देखा जाए, महिलाओं को पूरी तरह से किस तरह से प्राथमिकता दी गई थी। अब रही बात दूसरा आय समारोह अगर कहा जाए कि बजट है सरकार की तरफ से, तो बजट को लेकर सरकार जरूर महिलाओं को लेकर काफी कुछ अलग अलग तरह से प्रावधान रख सकती है। सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर जो सरकार का प्रावधान है, जो कि अभी तक पता चल रहा है, जो कि सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को लेकर काफी कुछ किया जा सकता है। यानी महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से बीमा हो, इंश्योरेंस हो या बाकी और चीजें हैं, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता और महिलाओं को प्रायोरिटी के साथ साथ कई सहूलियतें दी जाएगी। अब दूसरी बात रही है कि जो इनकम ग्रुप में है, महिलाओं को इनकम ग्रुप में भी अगर कुछ दिया जा सकता है तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आधी आबादी कही जाती है महिला, और महिलाओं को प्राथमिकता के साथ साथ ये जरूर है, क्योंकि पिछले दिनों देखा राज्य में लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी, लाडली भांजी, इस तरह की कई सारी योजनाएं चालू की गई हैं, जिसमें महिलाओं को काफी प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को उन्हें एक
वेतनमान कहा जाए या एक मानदंड मानक धन के तौर पर कहा जाए वो दिया गया है। इस बार भी सरकार कुछ इस तरह से करने वाली है, यानी केंद्र की तरफ से इस तरह से महिलाओं को ये किया जाएगा। दूसरी बात है कि सरकार एक बार फिर से स्वास्थ्य को लेकर, यानी जिस तरीके से आरोग्य सेवा और बाकी चीजों को लेकर इस बार जरूर आम जनता के लिए कुछ नए फैसले ले सकती है। जिस तरीके से जो कहा गया था कि आरोग्य के लिए जो एलिजिबल होंगे, यानी 60 से ऊपर के लोग हैं, उन्हें 5 लाख की जो आरोग्य सेवा अलग अलग चिकित्सालयों में उन्हें मिल सकती है। इस बार हो सकता है कि वो जो सीमा है वो बढ़ाई जाए और जो उम्र सीमा है वो शायद घटा दी जाए। तो इस तरह से सरकार का मानना है कि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो एक तरह से उसका सुचारू सरकार भी चल सकेगी और कई सारी जो चीजें हैं वो एक साथ अलग अलग हो सकती हैं। यानी कई सारे फ्रंट पे जो है सरकार जो फ्रंट खोल रही है, फ्रंट पे अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को सहूलियत प्रदान करने से कई सारी चीज एक साथ ही कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। अब बात ये है कि क्या सरकार के पास इस तरह से कई प्रावधान होंगे क्या कि जो सरकार जिस तरीके से काम करने की बात कर रही है, इस राज्यों में जिस तरीके से अलग अलग मानधन दिए जा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार भी इस तरह से दी जा सकती है? तो जरूर निश्चित तौर पर कुछ जो है कि लग्जरी टैक्स वो बढ़ाए जाएंगे जिससे सरकार की कुछ आमदनी हो सकती है और इसके बाद इन लोगों को सहूलियत दी जा सकती है। एक बात और भी देखी गई है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, खास करके जो ई व्हीकल्स हैं उनकी कीमतों में जरूर गिरावट आएगी या उनके रजिस्ट्रेशन में एक बार पिछले दफा जिस तरीके से एक प्रोत्साहित किया गया था कि आप ई व्हीकल खरीदें, इस तरह इस बार भी कुछ इस तरह से प्रावधान जरूर रखे जाएंगे। तो ये मिला जुला के अगर देखा जाए तो क्योंकि सरकार की ये बजट जो है अभी दूरगामी बजट के तौर पर देखा जाएगा और आगे आने वाले दिनों में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बताने की कोशिश की जाएगी। और लिहाजा तौर पर ये जरूर कहा जाएगा कि आगे इस बजट से आने वाले कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उस पर काम किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा मैं कहूँ कुणाल, ये दूरगामी बजट की जो सोच होगी वो यही दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया सर। और देखिए, बात हो रही है बजट की तो बात होगी उम्मीद की भी, और उम्मीद में आम आदमी शामिल है, लेकिन इसके साथ ही विकसित भारत का संकल्प भी है। तो ये चुनौती को पाटने की भी कोशिश होगी इस बजट के माध्यम से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें, जहां बजट का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। थोड़ी देर में संसद भवन में कैबिनेट की एक मीटिंग होगी। संसद भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण और बजट की कॉपी भी अब पेश की जाएगी। बजट के दिन शेयर बाजार में उथल पुथल भी संभव है। शेयर बाजार ने हालांकि ये बात हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि अभी फिलहाल एक धीमी शुरुआत की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बजट से जुड़ी हुई, और लगातार बजट पर हमारी चर्चा भी जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ली है। वो अपने कार्यालय भी पहुंची, फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची। वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, अपने अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को उम्मीदों का पिटारा, जिसे हम आम बजट कह रहे हैं, वह भी दिखाया है। थोड़ी देर में संसद भवन में कैबिनेट की एक मीटिंग होगी। 11 बजे का वक्त तय हुआ है और 11 बजे उम्मीदों का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक एक कर ये कड़ियां खुलेंगी और लोगों के सामने पूरी की पूरी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि इस बार के बजट में किसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, किस सेक्टर में कुछ ज्यादा तेजी उम्मीद की जाएगी और किस सेक्टर को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश की जाएगी। तो थोड़ी देर में संसद भवन में कैबिनेट की एक मीटिंग शुरू होने वाली है और उसके बाद बजट का यह काउंटडाउन है वो लगातार शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब भी बने ही हुए हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, अब आप ही के पास आते हैं। अब देखिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है, 11 बजने में कुछ ही पल की देरी है। अब ऐसे में चूंकि आम लोग सब चिपके बैठे हैं अपने टीवी सेट्स पर यह देखने के लिए कि भाई इस बार बजट में उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है सर, 2047 प्रधानमंत्री मोदी का विजन, सपना, उन्होंने उल्लेख किया है कि आजादी के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे तब तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। मेरा स्पष्ट सवाल है, इस विकसित होने में कई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, आएंगी 2047 तक, और बहुत सारा फंड भी डिमांड करेंगी।
तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम ऐसी चीजें जो हैं, सेक्टर वाइज बात करें तो क्या ये सारी चीजें जो विकसित बनाने के दिशा में भारत को आगे ले जाएंगी, इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा 2047 तक, या इसके साथ ही चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, ऐसे में बहुत बड़ी संख्या भी है, सबसे बड़ी जनसंख्या, तो उस जनसंख्या को भी खुश रखने की कोशिश की जा सकती है। कहने का मतलब ये दो धारी तलवार है, एक तरफ हम एक विकसित होने का सपना देख रहे हैं, एक तरफ वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं। चुनौती बहुत ज्यादा है या प्रधानमंत्री मोदी इस चुनौती को पाटने में हमेशा की तरह सफल हो जाएंगे? भारत के लोगों ने हमेशा चुनौती स्वीकार की है और नरेंद्र भाई मोदी के रूप में और सुदृढ़ हो गए हैं। आप देखिए 1947 की चर्चा की, जब भारत आजाद हुआ था तो शायद पहनने के लिए जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे। भारत 1962 का युद्ध, 1965 के युद्ध, शायद इतने हथियार नहीं थे। शायद भारत, जिसे इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि 1970 के दशक में कि गरीबी हटाओ, कितनी गरीबी रही होगी उसका अंदाजा लगाइए आज आप। और आपने नॉन नदी से, भूख से बहुत सारी मौतें भी देखी है, बहुत सारे अकाल देखे हैं और बहुत सारे संस्थाएं देखी हैं। उन चुनौतियों से स्वीकार करके, उन चुनौतियों को आगे बढ़ के भारत ने 1990 में नई एक पॉलिसी लाई नरसिम्हा राव सरकार के नेतृत्व में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आपने देखा है। इन चुनौतियों को भारत ने अच्छी तरह से फेस करके आगे बढ़ा है। वो गरीब भारत आज जो साउथ ईस्ट एशिया का पावर है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा कि जबरदस्ती भारत, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था, जीडीपी के तौर पर निश्चित रूप से अमेरिका है, जापान है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, फिर भारत है। और 2029 में तो लक्ष्य है, मोदी जी ने कहा कि 2027 के पहले ही प्राप्त कर लेंगे भारत विश्व तीसरी सबसे बड़ी। तो उसका उदाहरण तो प्रयाग में, आप प्रयाग जो कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 0.3% का जो है उसका योग होगा। यूपी की अर्थव्यवस्था में लगभग 7 से 8% की बढ़ोतरी होगी। तो जो आप जिस चीज की चिंता व्यक्त की, भारत 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था बन पाएगा। हम कहते हैं कि विकसित भारत हर राष्ट्र के हर एक नागरिक का सपना है, जो मोदी जी का सपना है, जो मुझे लगता है हर राज्य का सपना है। तो राज्यभर स्थित अगर देखें आप, तो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उनकी अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की चर्चा करूंगा कि पिछले 12-14 वर्षों से मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है 18 से 21% है। और जिस दिन महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन गांव भारत तो उन्नत होगा, जिस दिन भारत की कृषि उन्नत हो जाएगी, भारत स्वतः विश्व के मैप में, विश्व के माप पे अपनी जगह बनाएगा और उसको विकसित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। विकसित होने पे 3-4 सेक्टर बहुत जरूरी है। जिस आपने हैप्पी इंडेक्स की बात की, आज आप हैप्पी इंडेक्स में चले जाइए, भारत के लोग कहां पे हैं? विकसित होने के बावजूद यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिकन राष्ट्र, साउथ अमेरिकन कंट्री के राष्ट्र, आज भी उनका हैप्पी इंडेक्स लोअर ऑर्डर पे आता है, क्योंकि उनका जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड हैप्पीनेस है। हमारा सेटिस्फैक्शन वर्सेस ओरिएंटेड हैप्पी इंडेक्स है। तो कंजम्पशन बनाम कंजम्पशन में कंपेरिजन हो सकता है, कंजम्पशन बनाम सेटिस्फैक्शन का नहीं हो सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था बार्टर सिस्टम, जिसका कंट्रीब्यूशन सीधे 20 से 25% है, जो विश्व आईने से बाहर है। और बार्टर सिस्टम ने हिंदुस्तान को 2 बार ही बचाया। एक बार 70-72 के दौर पे आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एक बार 96 से 99 जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, 99 में हमने वॉर झेला, तब विश्व इकोनॉमी नीचे स्तर आई। हमारे पर कई सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने, यूरोप ने। तो उस समय भारत की इकोनॉमी ऊपर उठ गई, वर्ल्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट पे चल रहा था, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव रेट, धनात्मक उससे आ गई। तो वह कहने का मतलब है कि 2047 का जो भारत है, जो विकसित भारत है, चुनौतियां एक जनसंख्या की है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से आएगा। बहुत सारी डिस्पेंसी थी, उसके यूसीसी आ रहा है कि किस तरह से ह्यूमन मैनेजमेंट, आपने कहा था कि ह्यूमन कैसे मैनेज करेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं आप, तो सब सेक्टर है। और दूसरी सुरक्षा, डिफेंस, जिस तरह से चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर, इवन
मैं सी कोस्टल की व्यवस्था की बात करता हूँ। हाँ। जो ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो खर्चे हैं वो भारत आज उन्हीं से पैदा कर रहा है। डिफेंस सेक्टर आप सोचिए, हम आयात करते थे सब, आज साउथ ईस्ट एशिया में डिफेंस प्रोडक्ट हम निर्यात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, चाहे सही एचएल बता रहे के हमारे छोटे विमान हो, हाँ। चाहे छोटी मिसाइलें हो, हाँ। ब्रह्मपुत्र मिसाइलें हैं जिसको लोग ले रहे हैं। इवन सबसे बड़ी बात कि जिस रसिया से हमने आयात करते थे 90 तक, उनसे डिफेंस सेक्टर से हाँ। विमान आयात करते थे, मिसाइलें करते थे, AK-47 करते थे, बुलेट। आज भारत ने उन्हीं के ज्वाइंट वेंचर से बनी अपनी ब्रह्मोस को जो युद्ध चल रहा है उन्हें सप्लाई की है। इससे बड़ी विकसित होने की क्या सबूत? नहीं ठीक है, नहीं आपने ठीक फरमाया शैलेंद्र साहब। आप देखिए, आप बात जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बात है कि जब आप ये बातें बोल रहे हैं, हर भारतवासी चाहता है कि हमारा देश जो है विकसित हो और जल्द से जल्द हम उस टारगेट को पूरा करें। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, राजीव सर, आपको लगता है कि जिस तरह से अब बात आगे निकलकर जा रही है, विकसित भारत बनने की बात हो रही है, लेकिन इसी विकसित भारत में एक बैकड्रॉप में एक कॉन्ट्रास्ट भी है। जब हम 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त देते हैं, जब हम 2,500 रुपए हर महिला को देने की बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन सर, अब हम यह कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो फिर क्या हम उस ऊंचे सपने को देख रहे हैं जब एक खाई है जो बहुत बड़ी है? क्या जब तक वह मूल में जो लोग हैं वो विकसित नहीं होंगे, तब तक क्या ये कल्पना हम कर सकते हैं कि हम विकसित हो जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कुणाल, शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही। हाँ, उन्होंने हैप्पी इंडेक्स और सेटिस्फैक्शन इंडेक्स की बात कही। जहां सेटिस्फैक्शन है, अगर वो देखा जाए कि वो देश सेटिस्फैक्शन है तो वो कहाँ से विकसित करेगा, कहाँ से विकास करेगा? सेटिस्फैक्शन तभी होता है ना कि जब हम अपने आप को सबसे आगे देखें और उस राह में चलें, तो ज्यादा वो बेहतर होगा। अगर मान लीजिए जो हमारे पास है उसी से हम सेटिस्फाइड हैं, तो फिर कहाँ से हम आगे बढ़ते चलेंगे? बात यह है कि हमको अपने आप, यानी भारत को अपने आप को देश, विश्व के जो भी देश विकसित है, यानी विकासशील नहीं, जो विकास की रेखा जो ऊपर है, उनसे कंपटीशन होना चाहिए। और उनसे अगर देखा जाए तो अभी हम काफी पीछे हैं। हम फ्रीवेज की बात कर रहे हैं, यानी हम 2,000 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, हम अनाज फ्री दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम नौकरियां, यानी जो युवा है, भारत को युवा देश कहा जाता है, युवाओं को नौकरियों में कितने हम एकोमोडेट करते हैं, उनके लिए कितने रोजगार उन्मुख करते हैं। आज भी जब कहे जाते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात जरूर कहा सरेंगी ने, लेकिन बाजार कहाँ है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बनाने वाले तो हैं, लेकिन उनको बाजार, उनको ऋण उपलब्ध कराने वाले कहाँ हैं? बैंक के हालात जिस तरीके से स्थिति है वो सबके सामने जाहिर है कि बैंक स्टार्टअप के नाम पे लोन देते हैं, लेकिन स्टार्टअप होता ही नहीं है। कई जगह ऐसे व्यवधान जरूर हैं कि जहां चीजों को सतह पर लाना, यानी पूरी तरह से उन्हें एक प्रारूप में देना, वो ज्यादा जरूरी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ही अगर लिया जाए तो अगर पूरे देश में उस तरह की व्यवस्था हो, अगर उन्हें उनके उत्पादनों को बाजार मुहैया कराया जाए, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी उन्हें एक्सपोर्ट की तरफ भी उन्मुख किया जाए तो विदेशी आय यहाँ आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह से बातें हुई तो जरूर देश के विकास में और देश की आर्थिक उन्नति में एक दृढ़ता आएगी, यानी एक सुदृढ़ तरीके से देश आर्थिक रूप से सबल हो पाएगा। लेकिन ऐसी स्थितियां सामने नहीं आ रही है। जरूर है कि हर पार्टी फ्रीवे देने की बात कर रही है कि हम आपको ये चुनाव जैसे ही आते हैं तो हम आपको ये फ्री में देंगे, हम आपको इस तरह के पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, युवा पेंशन देंगे, बहुत तरह की बातें आती हैं। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फिर वो दम तोड़ती हैं और इस तरह से जो फ्री देने की बात होती है, सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है, जिससे अगर रोजगार उन्मुख हो, अगर लोग रोजगार मुहैया कराए, सरकार रोजगार मुहैया कराए, नौकरियां मुहैया कराए, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी क्षमता उभरेगी और जो कि विश्व के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। कुछ दिनों पहले जो यूएस का यूएस के जो जॉब थे यहाँ पे होते थे, लेकिन आज वो अब नहीं है। इस तरह से ऐसे चीजों को जरूर है कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार जरूर कुछ बेहतर तरीके कर रही है। इस बजट में भी सरकार से यही उम्मीद है आम आदमी को कि आम आदमी के जेब में कितने पैसे बचते हैं, क्या उसके लिए क्या परचेजिंग कैपेसिटी होती है, ये देखने वाली बात होती है।
हर चीज महंगे कर देना, हर चीजें पे अलग अलग टैक्स लगा देना आम आदमी के लिए ये कुर्ते से बाहर हो जाती है। Correct. और यही देखा जाए कि लग्जरी टैक्स जब बढ़ता है तो आम आदमी जरूर निश्चिंत होता है कि चलिए हमारे जेब पर कुछ ऐसा नहीं है, हमारे थाली में जो भी खाना है वो हमें मिलता रहेगा। लेकिन जब ये कटौतियां होने लगती हैं, जब इस पर दबाव पड़ने लगता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी में तिलमिलाहट होती है कि सरकार हमारे ही जेब पर क्यों दबाव डाल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वित्त मंत्री किस तरीके से ये पेश करते हैं, आम आदमियों के लिए क्या राहत मिलती है, ये जरूर निश्चित बात होती है। जरूर हम हैं कि अलग अलग जगहों में हमने मेक इन इंडिया का नाम दिया और मेक इन इंडिया के नाम के साथ साथ हमने जरूर कहीं अलग अलग दिशाओं में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन ये त्वरित तौर पर भी ये केवल एक क्षणिक नहीं, ये लंबे समय तक करना होगा और ये डेडिकेशन के साथ करना होगा कि हम और आगे इसमें कदम बढ़ाएं और अपने ऐसे रोजगार उन्मुख हम ऐसे उत्पादन ऐसे उद्योग धंधे लगाएं जिससे हमारे लिए बेहतर है। और आगे अगर आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, महाराष्ट्र में दावोस में हर बार मुख्यमंत्री जाते हैं, कई सारे एग्रीमेंट होते हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन सतही तौर पर देखा जाए एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट या वो फैक्ट्रियां या उस तरह से कारखाने नहीं लग पाते हैं। ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात होगी कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। क्या हमारे पॉलिसी में कुछ बदलाव करने होंगे या क्या हमें कुछ जिस तरीके से जो कंपनियां बाहर से यहाँ आती है वैसी सहूलियत हमारे पास अभी नहीं हो पा रही है या हमारे तरह से हमारे पास वैसे स्किल नहीं है। इन सब चीजों पर जब अगर सोचे सरकार तो निश्चित तौर पर हम 2030 या 2027 में ही हम एक विकसित भारत बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया और आर्थिक सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं वो होलिस्टिक होनी चाहिए। सिंगुलैरिटी में हम उसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और देखिए अब जो बात हो रही है वक्त की, तो अब घड़ी की सुइयां नजदीक जा रही हैं 11 बजे के, वक्त बहुत कम है, पिटारा खुलने वाला है। पिटारा से किसका किस्मत बदलेगा, कितनी किस्मत बदलेगी, यह भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा।